अस्सलामुअलैकुम। तो भाई आज जो है हमने अपना चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट करना है। चैप्टर नंबर 4 हमारा क्या है? रोटेशनल एंड सर्कुलर मोशन। ठीक है। अच्छा, रोटेशनल एंड सर्कुलर मोशन में जो ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी और एंगुलर एक्सेलरेशन है, ये ज़िंदगी भर आपको तंग करेगी। लेकिन अगर आज की वीडियो देख लोगे तो ये आपको तंग नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि आपको समझ में आ जाएगा कि इनका क्या फंडा है, क्या कॉन्सेप्ट है। तो मैं उम्मीद करता हूँ ज़िंदगी भर परेशान नहीं होगे। आज की वीडियो पूरी देखकर तमाम चीज़ों को समझ लोगे। ठीक है, बात समझ में आ गई। अच्छा, अब सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं रोटेशनल क्वांटिटीज़ से कि व्हाट इज़ रोटेशनल क्वांटिटीज़, क्योंकि यहाँ पर आपको रोटेशनल क्वांटिटीज़ दिया हुआ है। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ रोटेशनल क्वांटिटीज़ या रोटेशनल मोशन ले लो। ठीक है, इसे रोटेशनल मोशन को समझ लो। रोटेशनल मोशन क्या होता है? इसको आप स्पिन मोशन भी कह सकते हो। क्या कह सकते हो? स्पिन मोशन। अब मैं इसे स्पिन मोशन क्यों कह रहा हूँ? जब कोई चीज़ अपने एक्सिस के इर्द गिर्द घूमे तो उस तरह का मोशन होता है आपके पास रोटेटरी मोशन या रोटेशनल मोशन। रोटेटरी नहीं, रोटेशनल मोशन या स्पिन मोशन। रोटेटरी मोशन बिल्कुल एक अलग चीज़ है। ये आपके पास एक टायर है। ये क्या है? आपके पास एक टायर है। टायर कहाँ पे फिक्स होता है? बीच के अंदर ना, अपने एक्सिस पे फिक्स होता है। तो ये इसका है एक्सिस। ठीक है, ये इसके इर्द गिर्द घूमेगा। ऐसा तो नहीं है ना कि ये एक्सिस कभी आगे आ रहा है कभी पीछे आ रहा है, नहीं, बीच में एक्सिस फिक्स है। टायर अपने एक्सिस के इर्द गिर्द घूमता रहता है। अब आप अपने फ़ैन को देखो। अगर आपके कमरे में फ़ैन लगा हुआ है, अगर सर्दियां नहीं है तो फ़ैन को अगर आप देखोगे तो वो बीच में से फिक्स है और घूम रहा है, यानी वो बीच में फिक्स है ना। तो इस तरह का मोशन होता है स्पिन मोशन, यानी बीच में आपके पास सेंटर से चीज़ फिक्स है और उस सेंटर के इर्द गिर्द घूम रही है। बात समझ रहे हो? अगर आपके पास ऐसा फ़ैन है जो ज़मीन पर रखा जाता है तो उसको देखो कि वो बीच में से फिक्स है और पंखड़ियाँ उसके इर्द गिर्द घूम रही हैं। ये आपके पास कौन सा मोशन होता है? रोटेशनल मोशन या स्पिन मोशन। एक होता है आपके पास रोटेटरी मोशन। रोटेटरी मोशन क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल, आपने एक पत्थर को ये आपके पास एक रॉप है, एक धागा है या एक रस्सी है, उससे आपने एक पत्थर को बांध दिया। ठीक है, देखो पत्थर को आपने बांधा है, पत्थर को आपने एक रस्सी से बांधा है। यहाँ पर कोई बीच में इसे फिक्स नहीं करा है। अब आप इसको सर्कल में घुमाने लगते हो। जब आप इसे सर्कल में घुमाने लगते हो तो आप देखते हो कि ये एक सर्कल बनाता है। ठीक है, ये एक सर्कल बनाता है जब आप इसे सर्कल में घुमाते हो। इस तरह का मोशन आपके पास रोटेटरी मोशन, कि जिसमें चीज़ अपने एक्सिस के इर्द गिर्द नहीं घूम रही हो, वो जो है वो एक सर्कल में घूम रही हो। ये देखो, ये एक ब्लॉक कहाँ घूम रहा है? सर्कल में घूम रहा है ना। देखो सर्कल में घूम रहा है। यहाँ पर कहाँ घूम रही थी? टायर एक्सिस के इर्द गिर्द घूम रहा था। टायर थी नहीं होता, था होता। तो टायर कहाँ घूम रहा था? अपने एक्सिस के इर्द गिर्द। लेकिन यहाँ पर आपके पास ये जो ब्लॉक है या ये जो मास है, कहाँ पर घूम रहा है? सर्कल में घूम रहा है। तो ये दो मोशन आपके पास अलग अलग होते हैं। ये रोटेटरी हो गया, ये स्पिन हो गया। वो चीज़ जो अपने एक्सिस के इर्द गिर्द घूमेगी उसको आप बोल दोगे क्या? रोटेशनल मोशन, या आप उसको बोल दोगे स्पिन मोशन। वो चीज़ जो कि सर्कल बनाएगी, मतलब खुद सर्कल बनाएगी एक, और फिर उसके इर्द गिर्द घूमेगी, तो उस मोशन को आप बोल दोगे रोटेटरी मोशन। चलो, ये तो बहुत मज़ेदार समझ में आ गई बात। अब ये क्यों समझाया मैंने? क्योंकि ये जो चीज़ें हैं ये दोनों रिलेट करती हैं उससे। अब आ जाओ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ये कोई छोटी चीज़ नहीं है, बड़ा टाइम लेगी अभी देखना, लेकिन हम इसे अच्छा समझेंगे इंशाल्लाह। ये आपने एक सर्कल बना लिया। ठीक है, थोड़ा बेहतर बनाए। ठीक है, ये आपने एक सर्कल बना लिया। इस सर्कल का ये हमने रख लिया सेंटर। ठीक है, ये रख लिया मैंने सेंटर। यहाँ पर रख लिया मैंने एक ब्लॉक। ठीक है, यहाँ पर क्या रख लिया? मैंने एक ब्लॉक। उम्मीद करता हूँ ब्लॉक आपको नज़र आ रहा होगा सही तरीके से। ये मास है। अब ये मास जो है ना, मास देखो ज़रा इधर होता क्या है, मज़ेदार चीज़। अब आप बोलोगे सर समझ आ गया एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। ये मास, ये पॉइंट P1 से उठकर यानी घूमकर P2 पर आ गया। अब ये किस तरह का मोशन है? ये एक रोटेटरी मोशन है। देखो पूरा सर्कल नहीं घूम रहा है इस एक्सिस के इर्द गिर्द,
सिर्फ ये एक ब्लॉक घूम रहा है इस जो है वो रोटेशनल इस सेंटर के इर्द गिर्द। तो ये कौन सा मोशन हो गया, ये एक रोटेटरी मोशन हो गया। ठीक है, पहले ये कहाँ पर था, इनिशियली यहाँ पे था, फिर P2 पर आ गया, यहाँ पर इसने एक डिस्प्लेसमेंट बनाया, यहाँ नहीं, यहाँ भी बेशक इसने डिस्टेंस कवर किया यहाँ से लेकर यहाँ तक, लेकिन इसने अपने एक सेंटर पर, जहाँ देखो ये वर्टेक्स भी, ये वर्टेक्स का मीटिंग पॉइंट है, ये ओरिजिन है आपके पास। ठीक है, ये क्या है, ओरिजिन है ये आपके पास। ठीक है, यहाँ पर आपके पास 0 होती है वैल्यू। अच्छा, अब देखो यहाँ से यहाँ पर था ना, यहाँ पर आ गया, P1 पे था ना, P2 पे आ गया, तो यहाँ पर इसने एक डिस्टेंस कवर किया। देख रहे हो, यहाँ पर इसने एक डिस्टेंस कवर किया, इस ही डिस्टेंस को एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बोला जाता है। भूलोगे कभी ज़िंदगी में? नहीं भूलोगे ना। कैसे हुआ, समझ में आ गया ना। तो फिर ये क्या है सर, ये क्या है, ये आपके पास है आर्क लेंथ। अब आर्क लेंथ क्या होती है ज़रा ये भी समझ लो। ये जो पूरी सर्कल की बाउंड्री है, फॉर एग्जांपल अगर मैं इस मास को कंसीडर करूं, ये पूरा इस सर्कल को घूमेगा और वापस यहाँ पर आ जाएगा, तो इस तरह का एक सर्कल बनेगा। ठीक है, समझ लो ये सर्कल कब बना, जब ये मास यहाँ से उठा, पूरा घूमा और यहाँ पर आके रुक गया। ठीक है, तो ये आपके पास क्या आ गया, एक सर्कल बन गया। इस सर्कल की बाउंड्री को कहा जाता है सरकमफेरेंस। क्या कहा जाता है, सरकमफेरेंस। इस सर्कल की बाउंड्री को मैंने क्या कहा, सरकमफेरेंस। इस सरकमफेरेंस में से एक छोटा सा हिस्सा जो कि कटा, उसको बोला जाता है आर्क। ठीक है, आर्क बोला जाता है, या बहुत सी जगहों पर आप इसे लिखा हुआ देखोगे आर्क लेंथ, LENGHT लेंथ, जिसे आप S से डिनोट करते हो। बात समझ आई ना, कि ये सरकमफेरेंस था। सरकमफेरेंस एक केक होता है ना, केक, उस केक में से आप एक हिस्सा निकाल लेते हो, लेकिन वो तो आपके पास एक सेक्टर कहलाता है। ठीक है, वो एक सेक्टर होता है, क्योंकि वो तो 3D होता है केक आपके पास ना। लेकिन आप जब सर्कल में से एक छोटा सा हिस्सा निकालोगे ना, यानी ये बाउंड्री पर, पूरा नहीं कह रहा हूँ, सिर्फ बाउंड्री पर, बाउंड्री का एक छोटा सा हिस्सा निकाल लो आप, यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो ये आपके पास क्या हो गया, S1 लिख रहा हूँ क्योंकि वो इससे अलग है, ये आपके पास क्या हो गई, आर्क लेंथ। ठीक है, तो इसी तरह से यहाँ से लेकर यहाँ तक मैंने छोटा सा हिस्सा निकाल लिया, जो कि P1 से P2 तक एक डिस्टेंस था, उसको हम, उस डिस्टेंस को कहा जाता है आर्क लेंथ। समझ में आ गई बात, इंशाल्लाह ज़िंदगी भर नहीं भूलोगे। अब सबको पता है ये ओरिजिन है, ओरिजिन है, लेकिन इसे आप सेंटर भी कह सकते हो। ठीक है, मैंने इसे ओरिजिन इसलिए लिखा था क्योंकि यहाँ पर दो वर्टेक्स आपस में आके मिलते हैं। ये लफ्ज़ लिखा हुआ था ना वर्टेक्स, तो इसलिए मैंने इसको ओरिजिन कहा। ये एक आपके पास लाइन है, ये एक आपके पास लाइन है। बेसिकली ये एक आपके पास दो कोऑर्डिनेट्स हैं। अगर देखो ना, तो ये दो कोऑर्डिनेट्स बनाएंगे आपके पास मिलकर। तो ये आपके पास क्या हो गई, ये आपके पास दो लाइन है, दो लाइन जहाँ पर आके मिलती है उस जगह को वर्टेक्स कहा जाता है। ठीक है, वर्टेक्स, दो लाइन जहाँ पर आपस में आके मिलती हैं। ओरिजिन इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर आपके पास जो सेंटर होता है, सेंटर पर रेडियस की वैल्यू 0 होती है। ठीक है, ये बात याद रखना। ये आपके पास जो लाइन हो गई O से ले, ये 0 से लेकर P2 तक R हो गई, और ये वैल्यू इस वाली वैल्यू के ही बराबर होगी। क्यों? क्योंकि यही पॉइंट तो यहाँ पर आया है ना, यही पॉइंट तो यहाँ पर आया है ना। तो जो ये वाली रस्सी जितनी बड़ी थी उतनी ही बड़ी ये वाली रस्सी भी होगी, क्योंकि पहली तस्वीर ये थी, दूसरी तस्वीर ये है, दोनों तस्वीर में रस्सी तो सेम रही ना, तो इसलिए R तो सेम रहेगा। बात क्लियर हो गई। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला क्या होता है? बेसिक तो मैं ये पढ़ाता हूँ बच्चों को, S = R थीटा। यहाँ पर हमने चीज़ें डिफाइन कर दी कि ये हो गया आपके पास एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ये हो गया आपके पास एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, और R तो आपके पास हो गया रेडियस। ठीक है, सेंटर से लेकर पॉइंट तक का डिस्टेंस हो गया। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला आपके पास बनेगा S/R। बुक में से भी वेरीफाई कर सकते हो, S/R। समझ में आ गया ना? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ये चीज़ होती है, ये जो आपने डिस्टेंस कवर किया, ये एक एंगल ही होता है। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट एंगल ही है, याद रखना। अब जब इसे हम एंगल बोल रहे हैं तो इसके यूनिट्स पर आ जाते हैं कि इसके यूनिट्स क्या क्या हैं। अच्छा, सबसे पहले डेफिनेशन पढ़ देता हूँ।
इट इज़ डिफाइंड एज द एंगल विथ इट्स वर्टेक्स। वर्टेक्स क्या कि ये एक लाइन थी, ये एक लाइन थी, दोनों जहाँ पर मिली वो वर्टेक्स बना। अगर आप चाहो तो ये एक ट्रायंगल भी बन सकता है इस तरह से, ठीक है। तो वर्टेक्स समझने में ज़्यादा आसानी से आ जाएगा क्योंकि ट्रायंगल में आपने वर्टेक्स देखा है। तो दो लाइनें जहाँ पर मिली वो वर्टेक्स है। एट सेंटर, देखो सेंटर पे कह रहे हैं ना वर्टेक्स बना, सेंटर पे मैंने बात कही ना, ऑफ अ सर्कल, ये सर्कल है आपके पास, हुज साइड कट ऑफ एन आर्क, इसकी दो साइड्स ने, ये जो आपके पास वर्टेक्स बना है इसने कट किया है आपके पास किसको, आर्क को। ये देखो ये एक साइड कौन सी हो गई O, एक साइड कौन सी हो गई OP2, और ये बराबर होगी आपके पास किसके, OP1 के। क्यों? क्योंकि OP2 रेडियस है, तो रेडियस यहाँ भी बराबर होगा और यहाँ भी बराबर होगा। तो इस दो लाइन ने कट किया है आर्क को, ये बाउंड्री इस आर्क को कट किया है, ठीक है। एन आर्क ऑफ द सर्कल इक्वल टू इट्स रेडियस, जो कि इसके रेडियस के बराबर होगा। तो इसी चीज़ को कहा जाएगा आपके पास एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ये थोड़ी डेफिनेशन एक्यूरेट नहीं है, इसमें कुछ चीज़ें मिस हैं, लेकिन ये आप लिख सकते हो, कोई मसला नहीं है। तो ये आपके पास बात समझ आ गई। अब आ जाते हैं यूनिट वगैरह पे, यूनिट वगैरह पे नहीं, यूनिट वगैरह पे, ठीक है। यूनिट पे आ जाते हैं, थोड़ा जल्दी लेके चलता हूँ मैं आपको, थोड़ा सा हमने टाइम ज़्यादा ले लिया यहाँ पर, ठीक है, थोड़ा तेज़ चलते हैं। अच्छा यूनिट पर आ जाओ, जो कि मज़ीद एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है आपके पास इसमें। इसका यूनिट क्या होगा भाई? इसके यूनिट होते हैं रेवोल्यूशन, रेडियन, और डिग्री। 3 यूनिट मैंने बताए। क्या यूनिट बताए मैंने इसके? रेवोल्यूशन को शॉर्ट में REV, ठीक है, और डिग्री और रेडियन। अब मैंने इन सबको लिख दिया बराबर करके, ये तो बहुत गलत बात है। अगर तीनों चीज़ें सेम थी तो फिर अलग अलग नाम क्यों दिया? फॉर एग्जाम्पल मैं फैज़, मैं अली, मैं ही हसन, मैं ही नमीर, तो फिर 4 अलग अलग नाम क्यों? एक ही नाम काफ़ी था, फैज़ जो मेरा है। अब क्यों अलग अलग नाम दिए, इस चीज़ को देखते हैं। मुख्तलिफ सिस्टम्स होते हैं ना हमारे पास यूनिट के, SI सिस्टम, CGS सिस्टम, MKS सिस्टम, ब्रिटिश सिस्टम, मुख्तलिफ सिस्टम है। तो ये मुख्तलिफ सिस्टम के यूनिट है। डिग्री मुझे बताओ आप किस सिस्टम का यूनिट है, ठीक है, डिग्री बताओ। ब्रिटिश सिस्टम का, चलो मैं बता देता हूँ, ज़्यादा कोई मुश्किल नहीं करता हूँ। अच्छा 1 रेवोल्यूशन, ठीक है, 1 रेवोल्यूशन कितने के बराबर होगा? 360 डिग्री के, ठीक है। डिग्री के लिए मैं यहाँ पर ये एक ऊपर क्या बना रहा हूँ, एक ऊपर डॉट बना रहा हूँ, ठीक है। इसे इस डॉट नहीं बना रहा हूँ, एक ऊपर जो है वो छोटा सा O बना रहा हूँ, या छोटा सा एक वो बना रहा हूँ डिग्री का साइन, ठीक है। रेडियन कितने बराबर होगा? रेडियन बराबर होगा 2 पाई। सर क्या लिख दिया, कुछ समझ ही नहीं आ रहा। अब समझाता हूँ, इधर आओ, छोटा सा सर्कल यहाँ पे ड्रॉ कर लो। यहाँ से चले और घूम कर पूरी दुनिया घूम कर वापस यहाँ पर आए, इसको कहा जाएगा एक रेवोल्यूशन, ठीक है। इसको क्या कहा जाएगा? रेवोल्यूशन, एक रेवोल्यूशन। क्या कहूँगा मैं इसे? रेवोल्यूशन। ये क्या हो गया आपके पास? ये आपके पास हो गया 1 रेवोल्यूशन। कोई मुश्किल तो नहीं हुई? अब मैंने शायद स्पेलिंग थोड़ी गलत लिख दी है इसकी, रेवोल्यूशन होता है, रेवोल्यूशन लिख दिया मैंने, ठीक है, रेवोल्यूशन। तो ये क्या हो गया? जहाँ से चले थे, यहाँ से चले और वापस यहीं पर आ गए, तो ये एक रेवोल्यूशन आपने कंप्लीट कर लिया। बात समझ आ गई? बहुत आसान है। एक और आओ, 360 को समझो। यहाँ से चले थे ना, यहाँ से चले थे और यहीं से चले और यहीं दोबारा आ गए, यानी यहाँ से चले, इधर आए, इधर आए, इधर आए, इधर आए, इधर से गए और वापस यहीं पर आ गए, तो इसे कहते हैं 360। यानी मैं यूं खड़ा हूं, यूं घूमा आपके सामने, अब मैं पूरा घूमूंगा तो ये माइक यहाँ आपके सामने दोबारा आ गया है ना, तो मैंने 360 घूम गया, यानी मैंने एक सर्कल कंप्लीट कर लिया। इसको क्या कहेंगे? 360। चलो बात समझ आ गई। अच्छा अब इधर आओ ज़रा, यहाँ से चले, ये ज़रूर लगाना क्योंकि इससे पता चलेगा डिग्री है, वरना 360 क्या है मैं क्या, मुझे क्या पता। यहाँ से चले, यहाँ पर आए, यहाँ से जब चले तो आपके पास था 0, ठीक है।
यहाँ जब आए तो आपके पास हो गया π/2। अब ये मुझे समझाना पड़ेगा, इसके लिए अलग टाइम लग जाएगा, तो मैं थोड़ा बता दूंगा इसके बारे में। यहाँ पर आए तो 2π हो गया, सॉरी यहाँ पर आए तो सिर्फ पाई हो गया, और यहाँ पर आए तो 3π/2 हो गया, और जब वापस यहाँ पर आ गए तो आपके पास कितना आ गया 2π। इक्वल नहीं लिखा जाएगा, ऐसे लिखा जाएगा 2π। समझ में आई बात, क्या कहा मैंने? यहाँ पे चले यानी 0 से स्टार्ट किया, π/2 पर आए, फिर पाई पर आए, पाई मतलब 180 कंप्लीट हो गया आपके पास, फिर 3π/2 पर आ गए, यानी आपने सर्कल का 75% हिस्सा कवर कर लिया। और जब दोबारा जहाँ से चले थे वहीं आ गए, मतलब यहाँ से चले इधर आए, यहाँ से चले इधर आए, यहाँ से चले इधर आए, और वापस जहाँ चले थे वहीं आ गए, तो 2π पर आ गए। बात समझ गए, ज़िंदगी आसान, मुश्किल ख़त्म हो गई। अच्छा, तो ये समझ में आ गया 1 रेवोल्यूशन इक्वल टू 360 डिग्री और 2π। अच्छा, सवाल ये आता है 1 डिग्री इज इक्वल टू, एनडी में भी पूछेंगे, नस में भी पूछ लेंगे, बोर्ड में तो पूछेंगे ही पूछेंगे, वहाँ तो आपको माफ़ नहीं करेंगे बगैर पूछे। तो 1 डिग्री इज इक्वल टू कह देंगे आपको डैश रेडियन। कैसे बताओगे? सर ने तो आपको ये बात बताई नहीं पढ़ाते वक्त, यानी मैं अपनी बात कर रहा हूँ, ठीक है, लेकिन अभी मैं बता देता हूँ कैसे बताओगे। इस चीज़ को उठा लो, 360 इक्वल टू 2π होता है, याद रहेगी ना बात, 360 इक्वल टू 2π। ये बहुत मुश्किल करता है, मैंने बहुत आसान कर दिया इसको। ये है आपके पास डिग्री का साइन, ये 360 वहाँ चला जाएगा तो 1 डिग्री रह जाएगा, 2π डिवाइडेड बाय 360। कैलकुलेटर को ज़रा जहमत दो, आपके सामने कैलकुलेट करूँगा, ठीक है मैं, ताकि कोई भी बात ढकी छुपी ना हो। तो थोड़ा सा लोड हो रहा है, 1 मिनट रुक जाओ। हाँ भाई, नेट बंद करते हैं ताकि ऐसा ना हो कि वो आ जाए। अच्छा, तो 2π डिवाइडेड बाय 360, याद रहेगी ज़िंदगी भर बात कि 2π। मैं सीधा भी बोल सकता था, मुझे पता तब 1 डिग्री कितने के बराबर होता है, लेकिन मैंने आपको समझाने के लिए ये काम किया कि 1 डिग्री आपके पास बराबर होता है 0.017। तो सर आपको पता है तो दोबारा क्यों देख रहे हैं भाई? एक जहनियत होती है इंसान की, जब वो कुछ सॉल्व करके लिखता है तो वो बार बार उसको देखता है। याद रहेगी बात कि 1 डिग्री इज इक्वल टू 0.0174 रेडियन, ठीक है, रेडियन। बात तो समझ आ गई, ज़िंदगी आसान हो गई। लेकिन मैं थोड़ा सा सख्त एग्जामिनर हूँ, ठीक है, मैं चाहता हूँ कि बच्चों को नंबर मुश्किल से मिलें। वैसे कोई ऐसा नहीं चाहता, लेकिन आप लोगों को अगर तैयारी नहीं होती तो ऐसा हो जाता है। मैंने क्या कह दिया, मुझे पता है आप ये पढ़कर आए हो कि 1 डिग्री बराबर है कितने रेडियन के, 0.0174 रेडियन के। मैंने कहा 1 रेडियन बताओ कितने के बराबर है। आप तो सर पकड़ के बैठ गए, 1 रेडियन कितने डिग्री के बराबर है ये बताओ। कोई मुश्किल नहीं है, अभी भी टेंशन नहीं लेनी, अभी भी हम इधर ही आएंगे दोबारा, जहाँ से चले थे वहीं चलेंगे दोबारा। 360 डिवाइडेड बाई 2π है ना। पहले हमने इधर 1 चाहिए था ना, इधर 1 चाहिए था तो इसको इधर ले गया था, लेकिन अब मुझे यहाँ 1 चाहिए तो इसको इधर ले आऊँगा। तो 360 डिवाइडेड बाई 2π 1। अब 1 के साथ आप सिर्फ रेडियन लिखना, डिग्री का साइन नहीं डाल देना, ठीक है। तो 1 रेडियन लिख लो, पूरा रेडियन, ठीक है, अच्छी बात हो जाएगी। तो 1 रेडियन कितने के बराबर आता है? 360 वैसे आता है 57.3, और अभी जवाब भी यही आएगा 57.3। ये राउंड ऑफ करके लिखा गया है नंबर को, 57.3 डिग्री के बराबर आता है, ठीक है। अब चाहे पेपर आसान हो, पेपर मुश्किल हो, नंबर आपके पूरे आएंगे। चलो, यहाँ पर हमारा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट तो काफ़ी हद तक कवर हो गया। यूनिट ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज रेवोल्यूशन, डिग्री और रेडियन। ये इक्वल का साइन हटा दो, अगर कोई देखेगा तो वो गलत समझेगा, ठीक है। इसको ऐसे लिख लो, इक्वल का साइन मैंने सिर्फ आपको समझाने के लिए लगाया था, वहाँ पर इक्वल लगा हुआ है, बिल्कुल ठीक है, ये ऐसा ही होता है। अच्छा, अब बात समझ आ गई। अब थोड़ा बहुत ज़रा बुक को भी देख लेते हैं, बुक को भी जांच पड़ताल करते हैं। तो कहा जाता है, मैंने ये लिख दिया था ना कि थीटा क्या है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, और आर्क लेंथ एस है, आर रेडियस है, सब कुछ मैं लिखता जा रहा हूँ। 1 रेवोल्यूशन इक्वल टू 360, 360 इक्वल टू 2π, ये भी मैंने आपके लिए लिख दिया। एक गलती है कि रेड नहीं लिखा मैंने यहाँ पर, रेड, हाँ सही है, चलो।
बात हो गई समझ में, ये भी समझ में आ गया, अब तो पूरी चीज़ें समझ में आ गई, क्या रह गया 57.3 कैसे आया सब बता दिया, ठीक है। अ सेकेंड सिस्टम ऑफ एंगुलर मेजरमेंट डिवाइड्स द सर्कल ऑफ मोशन। अच्छा, इस चीज़ को अपने पास ज़रूर लिख के रखना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर हमारा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का टॉपिक कवर हुआ, तो चलो अब हम बाद में करेंगे बाकी काम। सर आपने तो बोला था एंगुलर वेलोसिटी भी कराओगे, चलो करा देता हूँ, मना नहीं कर रहा, ठीक है। अच्छा, ये हो गया काम ख़त्म, इसको हटा देते हैं। सर्कल वही रहेगा जो था, इसीलिए शुरू में मैंने आपको कुछ बातें पहले समझा दी थी, सर्कल वही रहेगा जो था। अब ज़रा मेरी बात सुनो, इक्वल टू आर, ठीक है, इसको लिख लो। अब मेरी बात सुनो, सिंपल अगर मैं बोलूँ ना एंगुलर वेलोसिटी क्या है, एंगुलर वेलोसिटी को टाइम के रिस्पेक्ट से डिवाइड कर दो, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को टाइम से डिवाइड कर दो, एंगुलर वेलोसिटी आ जाएगी। बात तो बहुत मज़ेदार सी है, आसान है, लेकिन समझ नहीं आई होगी। सुनो ज़रा क्यों। टाइम के रिस्पेक्ट, इसको टाइम से डिवाइड कराना है आपको, आपके पास क्या आ जाएगी, एंगुलर वेलोसिटी। क्या आ जाएगा, ये जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है ना, इसको टाइम से डिवाइड करा दो बस, आपके पास क्या आ जाएगी, एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी क्या है कि कितना रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, कितनी तब्दीली आ रही है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट में टाइम के रिस्पेक्ट से, ये एंगुलर वेलोसिटी है। ज़्यादा तेज़ी से पाथ कवर करोगे, ज़्यादा तेज़ी से जहाँ से चले थे वहाँ पर आओगे, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ज़्यादा होगी। हल्के 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 आओगे तो एंगुलर वेलोसिटी करो उसे, ठीक है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बोल दिया एंगुलर वेलोसिटी करो। जहाँ से चले थे वहीं पे दोबारा तेज़ी से आओगे, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी ज़्यादा होगी। जहाँ से चले थे वहाँ पर हल्के 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 आओगे, एंगुलर वेलोसिटी कम होगी, ठीक है। तो एंगुलर वेलोसिटी क्या है, ओमेगा से लिखा जाता है, इसे हमेशा याद रखना। अगर यहाँ पे दिखाना चाहूँ तो एंगुलर वेलोसिटी आपके पास ये होती है, ठीक है, ओमेगा अपॉन थीटा अपॉन टी, ये सिंपल फार्मूला है। बहुत सी जगह पर इसकी डेरिवेटिव होती है और इसका वो होता है डेल्टा, लेकिन मैं अभी बहुत सिंपल फार्मूला लिख रहा हूँ, इसको डेरिवेटिव और डेल्टा से आज़ाद करके लिख रहा हूँ। अच्छा, अब चीज़ें समझ लो कि यहाँ पर क्या क्या है। ये होती है आपके पास एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है। लेकिन अभी यहाँ पर बात ख़त्म नहीं हुई, इसी में शामिल है आपके पास एंगुलर फ्रीक्वेंसी। मैं आपको एक बात बताऊँ, मेरी स्पेलिंग जो है ना बहुत ज़्यादा ख़राब हुआ करती थी, लेकिन ये माजी की बात है। जब से मैंने आपको पढ़ाना शुरू किया है, आप लोगों को पढ़ाने की बरकत से मेरी स्पेलिंग्स बेहतर हो गई हैं, ठीक है। अब मुझे स्पेलिंग्स में मिस्टेक नहीं होती हैं, बहुत ज़्यादा होती हैं लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं होती हैं। अच्छा, तो ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि पढ़ाया करो, अगर पढ़ाओगे तो खुद सीखोगे, ठीक है। ये भी एक स्टेज है पढ़ने की कि पढ़ाओ भी। अब ज़रूरी नहीं है कि आप ट्यूशन ढूंढने लग जाओ, इसका मतलब ये है कि आप अपने दोस्तों को पढ़ा सकते हो, अपने भाई बहनों को छोटे, और अगर ट्यूशन मिल रही है तो ट्यूशन भी ले लो क्योंकि आप फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में आ चुके हो। अच्छा, तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी क्या है भाई, फ्रीक्वेंसी ये होती है कि कितने साइकिल आ रहे हैं पर सेकंड में। यहाँ पर साइकिल बन रहे होते हैं, कैसे कि जब आप एक साइकिल कंप्लीट करोगे ना तो फ्रीक्वेंसी 1 आएगी आपके पास, क्योंकि अब 1 फ्रीक्वेंसी कैसे आ रही है, क्योंकि एक सेकंड में एक साइकिल कवर करोगे ना तो फ्रीक्वेंसी 1 आएगी। लेकिन अगर साइकिल कवर करने में ज़्यादा टाइम लगेगा तो फ्रीक्वेंसी अलग आएगी। फ्रीक्वेंसी मैं अभी समझा दूंगा, पहले एंगुलर वेलोसिटी पे रहते हैं, ठीक है। और टी तो हमें सबको पता है, टाइम भाई साहब होते हैं हमारे, ठीक है। फार्मूला आपके पास क्या बना, थीटा अपॉन टी, ठीक है, कि कितना रेट से तब्दीली आ रही है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट में, वो आपके पास एंगुलर वेलोसिटी बन गई। उसे आप फ्रीक्वेंसी भी कह सकते हो, एंगुलर फ्रीक्वेंसी। अच्छा, डायग्राम यही थी तो मैंने यही रखी है डायग्राम आपके लिए। अच्छा, अब थोड़ा सा और डिटेल में चले जाते हैं कि एंगुलर फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला ना आपको बहुत सी जगह पर ऐसे भी लिखा हुआ मिलेगा कि अगर आपने पूरा सर्कल घूम लिया है, पूरा सर्कल अगर आप घूम लो तो आपके पास थीटा किसके बराबर आ जाता है, 2 पाई के। तो 2 पाई अपॉन टी, ठीक है, 2 पाई अपॉन टी, ये ऐसे भी लिखा हुआ आपको मिलेगा। अगर 2 पाई लिखा हुआ मिल जाए तो इसका मतलब क्या है कि आपने पूरा सर्कल का एक ट्रिप कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। अब यूनिट्स पर आ जाते हैं इसके डायरेक्ट। एंगुलर फ्रीक्वेंसी मैं बता देता हूँ कि एंगुलर फ्रीक्वेंसी क्या है, ठीक है। यहाँ पर वर्ड लिखा हुआ है ना एंगुलर फ्रीक्वेंसी, हाँ ठीक है। मैं ये देख रहा था कि वहाँ कहीं फ्रीक्वेंसी तो नहीं लिखा हुआ है, सिर्फ एंगुलर फ्रीक्वेंसी,
इसको भी समझ लो ताकि यहीं पर बात ख़त्म हो जाए। ठीक है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी। अच्छा, तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी अगर फाइंड करने को आ जाए तो कैसे आएगा, कैसे करोगे आप, ये आपको पास ये लिखा हुआ है। ठीक है, तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी यानी आप थीटा को रिप्लेस कर दोगे 2 पाई से, यानी एक सर्कल आपने पूरा कंप्लीट कर लिया। तो 2 पाई अपॉन टी। अब टी यहाँ पर क्या ले लोगे आप, टी यहाँ पर ले लोगे टी यहाँ पर 1 अपॉन टी है ना, तो जो कि आप ले लोगे एफ़ के बराबर। तो ये आ गया आपके पास 2 पाई अपॉन एफ़। ठीक है, अगर इसको ऐसे समझना चाहो तो 1 अपॉन टी की जगह मैंने एफ़ रख दिया। तो ये आपके पास एंगुलर फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला बन गया। और इसमें ये चीज़ जो है ना वो फ्रीक्वेंसी है। ठीक है, सिर्फ फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी। अच्छा, उस वक्त जो मैंने डेफिनेशन बोली थी ना कि कितने साइकिल आ रहे हैं टाइम के रिस्पेक्ट से, वो फ्रीक्वेंसी की डेफिनेशन बोली थी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी की नहीं थी वो, उसको थोड़ा करेक्ट कर लेना इधर ही। ठीक है, अब यूनिट पर आ जाते हैं, इसके यूनिट पर जल्दी से बात करते हैं। आपको बात समझ आ गई है डेरिवेशन वगैरह की, यूनिट पर आ जाते हैं। ठीक है, यूनिट पर आ जाते हैं, यूनिट कैसे निकलेगा। यूनिट अगर मैं इसका बोलूँ ना, आपको मैंने बोला है इसको एंगुलर वेलोसिटी। ठीक है, तो एंगुलर वेलोसिटी का जो यूनिट होता है ना, एंगुलर वेलोसिटी का जो यूनिट होता है वो होता है सेकंड का इन्वर्स। एंगुलर वेलोसिटी का क्या यूनिट है, सेकंड का इन्वर्स। लेकिन ज़रा इसको समझते हैं कैसे। फॉर्मूला क्या है इसका, फॉर्मूले की तरफ ही दोबारा रुजू करें। थीटा अपॉन टाइम, यानी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का यूनिट क्या होता है, रेडियन। टाइम का यूनिट क्या होता है, सेकेंड। तो अगर मैं इसका यूनिट लिखना चाहूँ तो इसका यूनिट बनता है रेडियन पर सेकेंड। लेकिन रेडियन एक डायमेंशनल लेस क्वांटिटी है। कैसे, ज़रा ये भी देख लो, मैंने ये बात बोली नहीं थी उस वक्त, मैं बता देता हूँ कि रेडियन कैसे एक डायमेंशनल लेस है। रेडियन आपके पास क्या होता है, रेडियन आपके पास क्या होता है, आपके पास थीटा एस इज इक्वल टू आर थीटा है, फॉर्मूला है ना। तो ज़रा यहाँ पर रेडियन होगा, ये थीटा आपके पास रेडियन है, तो एस अपॉन आर थीटा। तो एस का भी यूनिट मीटर होता है और रेडियस का यूनिट भी मीटर होता है, तो दोनों का यूनिट मीटर है। तो इसीलिए ये जो थीटा है ये डायमेंशनल लेस है, यूनिट लेस है तो डायमेंशनल लेस भी हो गया आपके पास। ठीक है, ये डायमेंशनल लेस है आपके पास, तो इसीलिए इसका यूनिट जो है वो रेडियन पर सेकेंड आता है एंगुलर वेलोसिटी का। लेकिन अगर वैसे बोलो तो सिर्फ सेकेंड इन्वर्स भी होता है, क्योंकि रेडियन आपके पास यूनिट तो है लेकिन डायमेंशनल लेस है, डायमेंशनल लेस है। तो डायमेंशनल लेस है तो फिर इसका सेकेंड इन्वर्स भी बोला जा सकता है यूनिट। ठीक है, अच्छा ये हमारा हो गया। अब जो है हम अपने डायरेक्ट एंगुलर एक्सेलरेशन की तरफ चले जाते हैं, एंगुलर एक्सेलरेशन की तरफ। अच्छा, इसका ज़रा सा डेरिवेशन देखो, फार्मूला देख लो। अच्छा, एंगुलर वेलोसिटी के साथ आपके पास इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी भी है, तो ज़रा मैं इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी को भी डिफ़ाइन कर देता हूँ आपके लिए यहाँ पर, वो भी आप समझ लो। इंस्टेंटेनियस, ठीक है, इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी। अच्छा, इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी क्या होती है, समझ लो कि टाइम मैंने बहुत छोटा रखा है, मतलब ज़ीरो के करीब करीब है, लिमिट ज़ीरो के करीब करीब है। तो उस वक्त जो हमारे पास वेलोसिटी होगी ना, जो एंगुलर वेलोसिटी होगी, उसे इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी कहा जाएगा। लिखेंगे कैसे इसको, ओमेगा, ठीक है, INS करके लिखा होगा इन्होंने, हाँ INST करके लिखा है। ठीक है, यहाँ पे लगा देंगे लिमिट और कहेंगे कि t जो है ना ज़ीरो के बराबर बराबर है, यानी ज़ीरो के बहुत करीब करीब है। और आपके पास जो है वो डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी, यानी इनमें चेंजेस भी बहुत छोटे आएंगे टाइम के रिस्पेक्ट से देखा जाए तो एंगुलर इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी क्या है कि जहाँ पर आपके पास टाइम की वैल्यू बहुत ही छोटी आ रही हो, बहुत छोटी से मुराद 0.0 सेकेंड नहीं, ये तो फिर भी बहुत बड़ी हो जाएगी, 0.0 मिली सेकेंड, 0.0 नैनो सेकेंड या 1 नैनो सेकेंड या 1 मिली सेकेंड, तो ज़ीरो के करीब करीब है वैल्यू। इतना टाइम आप नहीं कर सकते नोट्स, मतलब अपने वैसे नॉर्मल इक्विपमेंट से, तो इसीलिए इसको कहा जाएगा इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी।
कि टाइम की वैल्यू बहुत छोटी है, 0 के करीब करीब है। अब आ जाते हैं एंगुलर एक्सेलरेशन के ऊपर। यही बातें आपको उन्होंने इसमें लिख के बताई हुई हैं। अच्छा, तो ये देख लो एंगुलर वेलोसिटी की डेफिनेशन कि एंगुलर वेलोसिटी इज़ द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को डिवाइड करा दो टाइम से तो वो एंगुलर वेलोसिटी बनाएगा। अच्छा, अब आ जाओ आखिर में आपके पास है एंगुलर एक्सेलरेशन। बात समझ में आ रही होगी क्या कि एंगुलर वेलोसिटी को विद रिस्पेक्ट टू टाइम डिवाइड करा दोगे तो एंगुलर एक्सेलरेशन आ जाएगा। अब एंगुलर एक्सेलरेशन क्या है, मैं यहाँ पे सर्कल से समझाता हूँ आपको। समझ लो ये ओमेगा आ गया आपके पास ना, ये ओमेगा बन गया है, तो आप टाइम से डिवाइड करा दोगे, एंगुलर एक्सेलरेशन यहाँ पर बनेगा आपके पास। आपने शुरू में ज़्यादा तेज़ी से जो है वो डिस्टेंस कवर किया, उसको टाइम से डिवाइड किया तो आपके पास इनिशियल वेलोसिटी ज़्यादा आई, है ना। फिर आपने और तेज़ी से डिस्टेंस कवर किया तो आपके पास जो है वो और तब्दीली आई, क्या कहते हैं किसमें, डिस्प्लेसमेंट में, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट में। उसको आपने टाइम से डिवाइड किया तो आपके पास एंगुलर वेलोसिटी बनी। तो आपके पास पहले क्या था, वी आई, जिसमें आप फास्ट थे। फिर आ गया वी एफ, जिसमें आप वेरी फास्ट थे, बहुत ज़्यादा तेज़ थे। तो इन दोनों की मदद से आपके पास बन जाएगी, यानी अगर आप एंगुलर वेलोसिटी को डिवाइड कर दोगे टाइम से तो आपके पास एंगुलर एक्सेलरेशन बन जाएगी। फॉर्मूला क्या बनता है इसका, ज़रा ये देख लो। 2 फॉर्मूले बनते हैं इसके, मैं दोनों लिखवा देता हूँ। अच्छा, इसको ना ए नहीं लिखा जाएगा कभी भी, याद रखना। इसको आप थीटा लिखते हो, इसको आप ओमेगा लिखते हो, तो इसको आप अल्फ़ा लिखते हो, ठीक है। अल्फ़ा इक्वल टू ओमेगा अपॉन टाइम, ठीक है। फॉर्मूले में भी यहाँ अल्फ़ा लिखा गया है पूरा, वो ए नहीं है। अब मैंने 2 एंगुलर वेलोसिटी की बात करी थी ना, तो इसका फॉर्मूला आपको ऐसे भी लिखा हुआ मिलेगा, वी एफ माइनस वी आई पर डिवाइडेड बाय डेल्टा टी, या सिर्फ टी भी लिखा हुआ मिलेगा आपको, तो डेल्टा टी ज़्यादा बेहतर है, ठीक है। ये इसका फॉर्मूला बनता है, तो इसका फॉर्मूला यहाँ जगह नहीं है तो यहाँ लिखा हुआ है। अच्छा, एंगुलर एक्सेलरेशन हमारे पास नेगेटिव कब होगा, जब आपकी एंगुलर वेलोसिटी स्टार्ट में ज़्यादा हो और फिर आखिर में कम हो, यानी इनिशियल ज़्यादा हो, फाइनल कम हो, तो ये आपके पास एक रिटार्टेशन हो जाएगी। बात समझ आ गई। अब आ जाओ इसके यूनिट पर, ज़्यादा लंबी नहीं करते हैं बात को। अच्छा देखो, थोड़ा सा इधर लिखा हुआ भी है कुछ कि यही लिखा हुआ है, बल्कि ये इसकी मैंने डेफिनेशन लिखी है। एन एंगुलर एक्सेलरेशन इज़ द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी इन रोटेशनल मोशन। चेंजिंग द रेट ऑफ rotation involves a change in angular velocity and result is an angular acceleration। क्या कह रहे हैं कि एंगुलर वेलोसिटी में टाइम के रिस्पेक्ट से चेंज आ रहा है तो एंगुलर एक्सेलरेशन आपके पास पैदा हो रही है। अब आ जाओ इसके यूनिट्स पर, यूनिट्स को देख लेते हैं, इसके यूनिट क्या हैं। अगर डायमेंशनल लेस देखोगे तो इसका यूनिट आपके पास जो है वो सेकंड का स्क्वायर बनेगा, लेकिन इसका यूनिट आप ऐसे लिखते हो, कैसे लिखोगे, ओमेगा अपॉन टी, ये इसका फॉर्मूला हो गया। ओमेगा का यूनिट क्या पड़ा था, रेडियन पर सेकंड, और डिवाइडेड बाय टाइम का यूनिट यहाँ भी सेकंड, तो रेडियन सेकंड, ठीक है। और यहाँ भी आपके पास सेकंड है, यहाँ पर 1 तसव्वुर कर लो, इसको रेसिप्रोकल कर दो, रेडियन पर सेकंड मल्टीप्लाई 1 अपॉन सेकंड, तो ये हो गया आपके पास रेडियन पर सेकंड स्क्वायर, ये इसका यूनिट है। रेडियन एक डायमेंशनल लेस है, तो अगर देखोगे तो इसको डायमेंशनल लेस कंडीशन में तो सिर्फ ये 1 अपॉन एस बनेगा, लेकिन यहाँ पर रेडियन रखो इसे, ठीक है। तो ये इसका यूनिट है। तो यहाँ पर हमारा जो है ये कंप्लीट हुआ कि क्या एंगुलर एक्सेलरेशन है, कैसे ये आती है, और क्या एंगुलर वेलोसिटी और क्या एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है। उम्मीद करता हूँ बात समझ आई होगी। ग्रुप में ज़रूर ऐड होइएगा, वहाँ पर आपके लिए हमने बहुत सारे नोट्स, गेस्ट पेपर, मॉडल पेपर, टेस्ट सेशन, लाइव सेशन, एमसीक्यू सब रखा हुआ है। और अगर इसके नोट्स चाहिए हो तो 200 के हैं, आप इजी पैसा कर देना, हम आपको सेंड कर देंगे। कुछ समझना आया तो ज़रूर पूछना, मैं इंशाल्लाह ज़रूर गाइड करूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़। अपनी कीमती दुआ में मुझे ज़रूर याद